देंगे। हमें पता है हमें क्या बोलना है, इसलिए हम इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन इसलिए क्योंकि हम गठबंधन अलायंस के लिए। आप हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम इंडिया बोल रहे हैं लगातार, कई बार इंडिया भी बोला है। सवाल खड़े कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पर सवाल कर रहे हैं। ट्वीट में यही लिखा गया था जो मैंने आपसे कहा। अनुपम जी, आप क्यों ऑफेंडेड हो रहे हो? नरेंद्र मोदी जी की जगह आप क्यों ऑफेंडेड हो रहे हो? नहीं, आप मुझसे मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की। आप अपने चैनल पे और अपने ऊपर ले रहे हैं बात। इंडी गठबंधन में आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपने अगर उसको आत्मसात कर लिया है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो आपका सवाल प्रधानमंत्री जी से था, आप उसका जवाब आपका जो जी मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि आप हर चुनाव में परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आपका मतलब जिनका आपने सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ने पिछला 2019 का जो पार्लियामेंट का चुनाव था, न वो महंगाई के मुद्दे पे लड़ा, न वो बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ा, न वो 15 लाख के मुद्दे पे लड़ा। उन्होंने वो पूरा चुनाव केंद्रित कर दिया पुलवामा पे, और जो शहीद थे उनके नाम पर। मैं आपको चाहें तो आप, मेरे पास वीडियो है, मैं उस वीडियो को प्ले कर सकता हूं। शहीदों के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। पूरे चुनाव में जो 2014 के उनके वादे थे उस पर कहीं चर्चा नहीं की। वो चर्चा पूरी की पूरी चर्चा करी पुलवामा पे, पूरी की पूरी चर्चा करी शहीदों पे, वोट मांगा शहीदों के नाम पर। तो आज जब नेहा जी ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि महंगाई के मामले में 2014 में जो हालात थी और उसके बाद जो नारा था कि मैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद 5 वर्षों में आपने रसोई गैस के मामला हो, अनाज का मामला हो, तो आप पिछले लोकसभा चुनाव में भी गुना चुके हैं, विधानसभा इलेक्शन में भी आपने ये मुद्दे उठाए, लेकिन जनता तक क्या वो बातें नहीं पहुंच पा रही हैं? आप लोगों को इस पे आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वही मुद्दे हैं। मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई मान लेती हूँ, लेकिन जनता के बीच में आप ये मुद्दे लेकर जा रहे हैं, जनता नहीं समझ पा रही है ना। मैं लौटूंगी आपके पास में, रतिभान त्रिपाठी जी का मैं रुख करूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट है। त्रिपाठी जी, क्या लगता है ये वही मुद्दे हैं विपक्षी पार्टियां जो पहले भी इलेक्शन में भुना चुकी हैं, इस बार लोकसभा इलेक्शन में इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुद्दे किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने भी एक बात उठाई, लेटेस्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बीच में रह गई थी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मसले पर ये कितनी ताकत से इस बात को उठा पाएंगे, इनकी ताकत कहाँ तक मजबूत दिखेगी, इस पर डिपेंड करेगा। ये मुद्दे तो जो उठाए जा रहे बार बार वही मुद्दे हैं। ऐसा कोई ठोस मुद्दा सरकार के लिए विपक्ष नहीं ले आ पा रहा है जिससे कि उसे लगे कि नहीं जनता तक अपील पहुंचे। अगर अपील पहुंचती होती तो निश्चित रूप से इनको फायदा होता, लेकिन बार बार इनको ये पावर में नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मजबूती से मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात कह रहे हैं, इस पर हम आएंगे। अपील नहीं कर पा रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकदल पार्टी के नेता हैं सुनील जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। बताइए आप किस तरीके से आपने खुद ने तैयारी की है, लोकदल ने तैयारी की है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण इस बार कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, पूरे समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग पूरी तरह कमर कस के बैठे हुए हैं, किसान परेशान हैं। शंभू बॉर्डर पे किसान गए, जिस तरह जो हालात हुए, रामलीला मैदान में एक दिन के लिए आए, और जिस तरह से किसान परेशान है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो चाहे खेत में बैठे हों चाहे शंभू बॉर्डर पर बैठे हों। जिस तरह आज नौजवान उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए बार बार पर्चे कैंसिल हो रहे हैं, और बार बार पर्चे कैंसिल होने के बाद जो कुछ हो रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान और हर आम आदमी ठान चुका है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारी बदलाव होगा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ही भारी बदलाव होगा। 400 पार कौन जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है नतीजे इस देश के ऐसे हों कि 400 पार विपक्ष चला जाए। आप इंडिया गठबंधन कह लो, इंडी गठबंधन कह लो, ये भी हो सकता है। देश में चौंकाने वाले परिणाम इस चुनाव में आने जा रहे हैं। शरद जी के पास में आ रहा हूं। शरद जी, सबसे बड़ी बात यह कि हर कोई इस इंतजार में है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन आपकी पार्टी ने अभी कुछ सीटों पर उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। उत्तराखंड में 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। सवाल ये कि कहा जा रहा है, अंदर खाने लगातार चर्चाएं हैं कि कुछ सीटों पर मतभेद है या पार्टी तय नहीं कर पा रही है किसको उम्मीदवार बनाना है। क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के लोगों को उतारती है। उनकी कार्यकुशलता, उनकी लोकप्रियता, उनके जीतने की किस तरह का उनका समीकरण है, वो देख के भारतीय जनता पार्टी उतारती है। और जहां पे जीतने के लिए उतारना है
उसमें सोचने की जरूरत है। जहां मालूम है कि हारेंगे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पहले ही, उनको मालूम था कि दो बार ये 7 सीटों पे हार चुके हैं, तो उन्होंने कह दिया वहां गठबंधन करने को तैयार हो गए। उन्होंने 4 पे आप क्या हार आपकी बात का जाइए। यह मायना निकाला जाए कि जिन सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं उन सांसदों के टिकट कटने वाले हैं? जी, आपकी बात का ये मायने निकाल लिए जाएं कि आप कह रहे हैं कि अगर हारने वाले होंगे तो नहीं दिया जाएगा, जीतने वालों को टिकट दिया जाएगा। तो जो सांसद अगर सिटिंग में है और उनके अभी नाम घोषित नहीं हुए तो क्या उन सीटों पर आप बदलाव करने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ये तय पहले से नहीं होता कि क्या होगा। पार्टी तय करती है, जो हमारा हाईकमांड है वो तय करता है, शीर्ष हमारे नेता तय करते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में जो विकास का कार्य करने में अग्रसर होगा। लेकिन शरद जी, यूपी और उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन यूपी में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी भी काबिज रही है और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ गढ़ हैं। तो ऐसे में वहां के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, खास करके बात कर ले रायबरेली की? तो एक प्रश्न मुझसे था जी, शरद जी आप ही से पूछ रही मैं। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के लोगों को लाती है। कहां किसको जीतना है, किसको जिताना है, उसकी कार्यकुशलता, लोकप्रियता पे चुनाव में टिकट दिया जाता है और यही होगा आगे भी। शरद जी मैं आता हूं। रतिबान जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, कई अनुभव आपको भी पुराने रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत को, जितना मैं समझता हूं जानता हूं। मुझे समाजवादी पार्टी का रोल समझ में आ गया, दिखाई दे गया। 2024 में समाजवादी पार्टी के इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रही है, बीजेपी के इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। ये बीएसपी एकला चलो की नीति पर जिस प्लेटफॉर्म पर आगे चल रही है, क्या मैसेज देने की बीएसपी कोशिश कर रही है और कितना ये बेनिफिशियल होगा बीएसपी के लिए आने वाले वक्त में, जरा समझाइए आप। देखिए, बीएसपी का अपना शुरू से एक अलग किस्म का सिद्धांत रहा ही है। पहले उन्होंने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार इसके मुद्दे पर आगे बढ़े। इसके बाद फिर पलट कर जब बहुत दिनों तक संघर्ष करते रहे, इसमें बहुत सफलता नहीं मिली। बाद में फिर हाथी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। जब ये नारा आया तो पूरी ताकत से पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में पावर उनकी पड़ी और फिर वो, लेकिन ये 5 साल में ही ये पूरा हथकंडा, ये जो सियासी हथकंडा था, ये टूट गया, ये बिखर गया ये सपना। और अगली बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। तो बीएसपी जो इस बार एकला चलो के रास्ते पर है, वो समझ रही है कि उसे जहां जाएगी अगर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ, तो उस पर एक अलग किस्म के इल्जाम लगेंगे और अलग नजरिए से देखा जाएगा। वहां कहाँ खड़ी हो पाएंगी। ऐसे में उन्हें लगता है कि नहीं, मायावती को ये लगता है कि हम अकेले चलेंगे, इस बार अपनी ताकत आजमाएं। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी से भी मैं इसका जवाब लेता हूं, उनकी राय क्या है इस पर। धर्मेंद्र जी आप भी बता दीजिए बीएसपी को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर मायावती क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है और एंड टाइम पर चीजों को साफ किया जाता है। 2014 का इलेक्शन देखें तो एक भी सीटें नहीं मिली थी, और जब 2019 के इलेक्शन में जो गठबंधन किया गया उसमें सपा को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, मतलब दुगुना सीटें मिली थी। इस बार तो ऐसी स्थिति होगी कि खाता खोलना भी मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी राजनीति और रणनीति को समझना मुश्किल है, क्योंकि क्या सोच रही हैं, क्यों सोच रही हैं, कैसा सोच रही हैं, ये कहना मुश्किल है उनके लिए। ठीक है नेहा जी, मैं आपके पास में आऊंगी। समाजवादी पार्टी का अगर पिछले कुछ इलेक्शन का लिस्ट उठा के देखें या फिर हम कई सारे रिपोर्ट्स देखें तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे गया है। अब ऐसे में 2024 को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा कम बचा है, 19 अप्रैल को पहले चरण के इलेक्शन होने। देखिए 2009 में समाजवादी पार्टी की स्थिति 23 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीती थी और 23.3% वोट हमें मिला था, और 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 19% वोट प्रतिशत मिला है। तो ज्यादा प्रतिशत के वोट में हमारे अंतर नहीं आया। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बार बूथ पे मजबूत तैयारी कर रखी है। हमने पीडीए के पखवाड़े पूरे प्रदेश में आयोजित किए, जहां पे अपने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी
और आदिवासी समाज के लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की और लोगों को बताने का काम किया कि कैसे बीजेपी ने आपके साथ छल कपट षड्यंत्र करके सत्ता को हासिल किया और जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी आई थी, उन सपनों को दिखा करके लाई थी, वो सपना कोई पूरा नहीं कर पाई। उससे जनता में आक्रोश है और जनता हमारे साथ खड़ी है। आज के समय पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत है। पीडीए की रणनीति, इंडिया का अलायंस यहाँ सर्वाधिक सीटों पे जीत हासिल करेगा और 80 की 80 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। नतीजे आने दीजिए। ये जो मीडिया पे और टीवी चैनल लड़के तो पहले भी साथ में आए थे, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। पहले के मुकाबले इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की क्या अलग रणनीति रहने वाली है? एक समय ऐसा भी था कि भारतीय जनता पार्टी भी एक एक सीट के लिए तरसती थी। 1999 में एक सीट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। आज भले ही बड़ी बड़ी डींगे हाँक ले, वो बात अलग है, लेकिन दौर उन्होंने भी वो देखा है कि कैसे इनकी हालत थी कि एक सीट मिल जाए उसके लिए तड़पते थे। इस बार यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। आज देश का भविष्य तय हो गया है। आज इलेक्शन कमिश्नर ने डेट दे दी है, चुनाव के नतीजे आने दीजिए। 4 जून को इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब की बात बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं, आप जिस तरह की तैयारी कर रही हैं, आपकी पार्टी ने जिस तरीके की तैयारी की है, मेरा एक सवाल सिर्फ इतना है। पिछली बार था प्रधानमंत्री की तरफ से और पूरे देश में एक स्लोगन चला था, मैं हूं चौकीदार, और अब की बार चल रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। तो समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? अब ये जो नया स्लोगन है, मैं हूं मोदी का परिवार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोदी के परिवार में वो लोग, वो किसान भी शामिल होंगे जिनके ऊपर रबर बुलेट दागी जा रही है, जिन किसानों के नीचे कीलें बिछाई जा रही है, जिन किसानों ने आत्महत्या की वो भी मोदी के परिवार में होंगे, जिन लड़कियों की आबरू लूटी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो चिन्मयानंद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उसने अपने कॉलेज से लड़कियों से मसाज कराई, वो भी इनके परिवार में शामिल होगा। कुलदीप सिंह सेंगर भी इनके परिवार का हिस्सा होगा। और मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी ने चू नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने एक शब्द नहीं बोला। क्या वो मोदी के परिवार में शामिल मेरे साथ प्रवक्ता है, मेरे साथ परेशान मत होइए, मेरे साथ प्रवक्ता में सीधे पूछ लेता हूं। आपने नहीं, आप परेशान मत होइए भाई, हम निष्पक्ष चैनल है, हम यहाँ पर पूछ ले रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता है, आपने जिन बातों को कहा है, मैं देर नहीं लगाऊंगा, सेकंड नहीं लगाऊंगा, मैं चला जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। भाई शरद जी, जिन बातों को ये गिरा रही है, मुद्दों को गिरा रही है, आप जवाब दे दीजिए इन बातों का। इनका परिवार है, अनुपम जी, वो इनका परिवार है, बहुत शानदार इनका परिवार है। अब नेहा जी सुन तो लीजिए, जवाब ले लीजिए। इन्हीं को मुबारक हो। अनुपम जी, जब माननीय मुलायम सिंह जी की जब पहली बार सरकार बनी थी तो 28 विधायक, इतनी अच्छी बहस हुई थी कि वो विधानसभा से अस्पताल पहुंच गए थे। इन्होंने महिलाओं के सम्मान में सबसे पहले मायावती जी पे हमला किया, उनकी बाल बाल जान बची। इनका और इनके जो नेता हैं वो कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि साहब बलात्कार जैसी घटनाएं छोटी मोटी हो जाती। दूसरे नेता जो है उन्होंने एटा में आके कहा कि जो चोरियां आप कर लीजिए, प्रदेश के कांग्रेस के विद्वान पार्टी को और आईटी लखनऊ को धमकी, इनके कार्यकाल में ऐसे गोली मारी गई है। लेकिन शरद जी, नीतीश कुमार का जब बयान सामने आया, तब भी तो आप लोगों ने महिलाओं को अपमान ही बताया था, लेकिन फिर बाद में जाके आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। अगर आप इस तरह के बयान को लेकर सवाल उठाएंगे तो फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है और उसमें बीजेपी के नेताओं के नाम भी आएंगे। नहीं, इनके बयान दें, इनके नेता अभद्रता करें, इनके नेता 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, इनके नेता कांग्रेस की विधवा बोले, इनके नेता दीदी ओ दीदी बोले, इनके नेता फटी जींस पहनने वाली लड़कियों के साथ रेप होता है, होना चाहिए, ऐसे बयान दे तो ये उन्हें जस्टिफाई करते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई और इस पर मैं आपको रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा कि मैं धर्मेंद्र जी के पास आ रहा हूं और महत्वपूर्ण बात लेकर के आ रहा हूं कि चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको आपने भी सुना होगा नेहा जी, और तमाम लोगों ने सुना होगा, तमाम दर्शकों ने भी सुना होगा। शब्दों का चयन चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके का होना चाहिए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों को इस बार के फ्रंट में आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया है। धर्मेंद्र जी, हम जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 2 सवालों के साथ में आ रहा हूं। एक अमर्यादित भाषा, क्योंकि इससे पहले कई नेताओं पर चुनावों के दौरान बैन भी लग चुका है, उस बात को भी आप जानते होंगे।
और दूसरा सवाल यह कि पश्चिम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव शुरू हो रहा है, ये पश्चिम से शुरू होकर के रोहिलखंड होते हुए, बुंदेलखंड होते हुए पूर्वांचल तक जा रहा है आखिरी चरण में। ये यहां से क्या कोई रिफ्लेक्ट करेगा कुछ इलेक्शंस में 7 फेजेस में? क्योंकि इससे पहले हम देखे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 7 फेजेस में जब इलेक्शन होता है तो एक वेव, एक हवा का मूवमेंट दिखाई देता है और इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज या तमाम फैक्टर्स धीरे धीरे मोटिवेट होते हैं, चेंज होते हैं और बदलते हुए दिखाई देते हैं। कार्रवाई करता है, लेकिन उस ढंग की कार्रवाई नहीं करता है जिससे सबक जाए। जैसे कि आपको याद होगा कि बाला साहब ठाकरे को वोट डालने से रोक दिया गया था। उस तरह की कार्रवाई होगी तभी जाके जो है संदेश जाएगा। ये नहीं कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए प्रचार अब बंद कर देते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। जहाँ तक आपने 7 फेज के चुनाव की बात की है, एक तो ये बहुत अच्छा चुनाव है क्योंकि हर फेज के लिए हर पार्टी को बहुत पर्याप्त समय मिल जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जो भी पार्टी, उसको पर्याप्त समय मिल पाएगा। और ये क्लस्टर वाइज हो गया, 10 सीट, कहीं 12 सीट, कहीं 13 सीट इस फेज में। तो एक मेहनत करने के लिए, एक फोकस करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और ये पहले फेज से जनरली जो इलेक्शन का ट्रेंड रहा है, चाहे 14 का हो चाहे 19 का हो, ये वेस्टर्न यूपी साइड से ही शुरू होता है ऑलमोस्ट। तो एक तरह से ये संकेत चला जाएगा कि किधर किस पार्टी का पल्ला भारी है। दूसरा सवाल ये है कि आप 2019 का चुनाव खास करके नज़र होगी कि चूंकि बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ था तो कहा जा रहा था कि महागठबंधन की हवा चल रही है, इस बार जो है बीजेपी उड़ जाएगी। इवन की पत्रकार से लेके एक्सपर्ट तक 2-3 फेज तक कुछ पता ही नहीं था, चौथे 5वें फेज में जाकर पता चला। महत्वपूर्ण बात करें, वक्त की हमारे पास कमी है, मैं आपको रोकूंगा। धर्मेंद्र जी, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएं, पहलुओं पर आगे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ अभी समझे के मुद्दों की, फैक्टर्स की बात। फिलहाल यहां पर हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।